हेलो डियर, जितना भी हमारे डियर स्टूडेंट है सबको स्वागत करता हूँ। जितने भी सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, देखिए मैं आप सभी पीरियड जो भी हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं सेकंड ईयर का, देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखते जाने से कुछ नहीं होगा। मैं जितना पढ़ा चुका हूँ और सबका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा rmnursing.blogspot.com पर। वहाँ जाइए, सबका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या नहीं पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ जाइए और सब जितने भी सेकेंड ईयर का MSN1 या MSN2 है उस पर क्लिक करके सबको पढ़िए। MHN यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उस पर क्लिक करके उसके सब्जेक्टिव को पढ़िए और पढ़कर एक बार जो है सबको रिवाइज करते रहिए ताकि आप भूले ना जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी देखते रहिए तो आप लोग को जो है ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लेकर आए हैं ये आपका MSN1 से है, MSN1 से है। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से है। कल हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखे थे, तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं दो प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए। एक है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के बारे में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ये आपका 5 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन और इस बार भी उम्मीद है कि पूछेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का, समझ गए। दूसरा जो चीज़ें हैं हम लोग देखने वाले हैं वो प्रश्न है आपका फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला जो होता है जिसको हम लोग भगंदर बोलते हैं, बवासीर भगंदर होता है ना, तो वो फिस्टुला के बारे में आज हम लोग देखेंगे। दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न में से हो सकता है कोई भी पूछ दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को देखते हैं। आप लोग अभी तक बहुत बार देखे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कम है ना, इसके लिए क्या करेंगे। तो ये बहुत बार इलेक्ट्रोलाइट आप जो है वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। तो आज है क्लियर पता चलेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है बॉडी में। ठीक है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है यह एक प्रकार से जो है आपके शरीर में क्या करता है, यह केमिकल मतलब जितने भी रासायनिक यौगिक है उसका एक समूह होता है, उसका जो है एक जो है आपका समूह होता है। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सब क्या है, रासायनिक है। तो ये सब जो है इस शरीर में हमारे मौजूद है, जितना भी हो लेकिन मौजूद है हमारे शरीर में। तो इसी सब का जो मात्रा घट पर भी होता है शरीर में तो प्रॉब्लम होता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उससे भी प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो यही जो है आपका उतार चढ़ाव यानी कम बेस होना ही जो है असंतुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए शरीर में विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सीरम में पाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट का समान मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। देखिए ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपके शरीर में जो क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए, सुचारू रूप से शरीर को चलाने के लिए जो आपके सीरम में इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है उसका समान मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक होता है, समझ गए। तो ये क्या करता है, आपके फंक्शन को गति देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आपके शरीर में जो है गति देता है और आपके सीरम को क्या करता है, वह स्फूर्ति ये सब प्रदान करता है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आपके शरीर में केमिकल है, रासायनिक है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सीरम में मौजूद होता है और ये सब के जो है फिजिकल फंक्शनल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि समान मात्रा में बना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि समान मात्रा में होना चाहिए सीरम में इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा, समझ गए। बट अब यहाँ पे देखते हैं कि अतः शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता में उतार चढ़ाव या कमी एवं अधिकता हो जाने पर व्यक्ति में कई असमान लक्षण एबनॉर्मल फीचर उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्थिति इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाती है। देखिए चूंकि जो हमारे फिजियोलॉजिकल क्रिया के लिए, फंक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट सीरम में एक समान मात्रा में चाहिए, उसमें होता यह है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा। यानी सीरम में हो सकता है कैल्शियम का मात्रा अधिक बढ़ जाएगा, हो सकता है पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाए, हो सकता है फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए, जो नॉर्मल चाहिए उससे बढ़ जाए या कम हो जाए। तो इससे जो है अलग प्रकार के लक्षण भी जो है उत्पन्न होने लगता है, समस्या उत्पन्न होने लगेगा कमने और बढ़ने से भी। तो यही जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, समझ गए कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा है वह असंतुलित हो जाता है। असंतुलित का मतलब क्या है कि संतुलन से या तो कम हो जाएगा या तो कम जाएगा, या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा इसके मात्रा में। तो यही जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये सांद्रता होता है जो कि सीरम में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब जो है मौजूद होता है, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है,
चलिए, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद कहाँ होता है? तो ये सीरम में मौजूद होता है, समझ गए। चलिए, मानव शरीर में निम्न इलेक्ट्रोलाइट्स महत्वपूर्ण होते हैं व इनकी निर्धारित मात्रा कम या अधिक होने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन उत्पन्न होता है। देखिए, मानव के शरीर में जो मनुष्य है उसको सीरम को गति देने के लिए, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बहुत सारे रासायनिक ये चीज़ें हैं जिसको होना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक नियत मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में। बट इसी इलेक्ट्रोलाइट में अगर असंतुलित होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के बारे में समझ गए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे चीज़ें हैं, रासायनिक केमिकल, जो कि हमारे शरीर में कितने मात्रा में होना चाहिए। अगर इतना मात्रा तक हमारे शरीर में है तो ठीक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा कम जाता है या इससे बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो फिर आपके शरीर में एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब असमान स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्या करता है हमारे शरीर में कि जो हृदय होता है, जो ब्लड पंप करता है, उसमें गति देता है। तो ये जो आयन होता है, इसमें पहला है आपका क्या चीज़? सोडियम है, यह एक केमिकल है, केमिकल आपका एलिमेंट है, ठीक है, केमिकल आपका क्या है? पदार्थ है। अब ये सोडियम जो होता है, इसका समान मात्रा जो है आपका कितना होना चाहिए? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर में आपके शरीर के, अगर 1 लीटर आपका जो है रक्त है तो उसमें जो है इतना मिली इक्विवेलेंट, मतलब 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। अगर 4 लीटर ब्लड है तो गुना कर दीजिए 135 से मिली इक्विवेलेंट से, इतना मात्रा सोडियम का है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा और कम बहुत हो जाएगा तो फिर यही जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो सोडियम का मात्रा जान लिए कि आपके शरीर में कितना होना चाहिए, शरीर मतलब ब्लड में, सीरम में, समझ रहे हैं ना। चलिए, सोडियम को देख लिए। अब यहाँ पे क्लोराइड देखते हैं, Cl देखते हैं। Cl जो होता है क्लोराइड, ऊपर था Na सोडियम, अब देखते हैं Cl क्लोराइड कितना होना चाहिए। तो क्लोराइड जो है सब देखिए MEq है, सभी MEq है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए M फॉर मिली, E फॉर इक्विवेलेंट और प्रति लीटर, इसका फुल फॉर्म होता है, समझ गए। तो सोडियम था जो कि 135 से 45 था, इस प्रकार से समझ गए। क्लोराइड है तो क्लोराइड जो है 96 से 106 MEq प्रति L है, समझ गए। 96 से 106 मतलब 10 बढ़ा है, 10 का अंतर है। इतना तक अगर आपके शरीर में है तो आपका ये क्लोराइड का मात्रा संतुलित है। अगर इससे बहुत ज़्यादा कमता है, बहुत ज़्यादा घटता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा और संतुलन हो जाएगा और फिर इसके लिए उपचार की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो क्लोराइड कितना होना चाहिए? 96 से 106, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में तो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम। शरीर में पोटेशियम भी है, तो पोटेशियम का मात्रा कितना होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए 3.6 से लेकर देखिए 5.2 MEqL, सब में यूनिट वही है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होना चाहिए पोटेशियम का मात्रा? 36 और 52, 36 से 52 और बीच में पॉइंट लगा दीजिएगा। 36-52 इजी के लिए, याद के लिए बोल रहे हैं, बाकी आप लोग पॉइंट बीच में 3.6 हो जाएगा, 3.6 से लेकर 5.2 MEqL हो जाएगा, समझ गए। सोडियम कितना था? 135 से 45 था। क्लोराइड कितना था? 96 से 106 था। उसी प्रकार से पोटेशियम कितना होना चाहिए सीरम में? तो 3.6 से 5.2 होना चाहिए, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, कैल्शियम जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए शरीर में। तो ये जो है 8.6 से 10 mg होना चाहिए प्रति DL के मतलब डेसीलीटर होता है, समझ गए। याद रखिएगा कि कैल्शियम का ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए शरीर में इसका मात्रा जो है ज़्यादा होना चाहिए और जो है ये 8.6 से 10 mg प्रति DL होना चाहिए। अगर इतना से बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर जो है हाइपर कैलमिया और हाइपर कैल्सेमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए, नेक्स्ट आपका पोटेशियम, याद रखिएगा चूँकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये आयन विभव वाला होता है, इसलिए इसका मात्रा कम ही होगा शरीर में, ठीक है ना। कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए कैल्शियम 8.6 से 10 mg में होगा प्रति DL, समझ गए। चलिए, उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर में कितना होना चाहिए? अब चूंकि मैग्नीशियम और ज़्यादा ये जो है क्रियाशील होता है, तो इसलिए इसका मात्रा जो है आपका पोटेशियम से भी कम होगा, ठीक है। तो पोटेशियम कितना था? 3.6 से 5.2 था, तो ये और ज़्यादा कम होगा क्योंकि मैग्नीशियम और ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका होगा 1.6 से 2.6 MEq प्रति L, समझ गए ना। ये याद रखिएगा, 16 से 26 याद रखिएगा, ये 36 से 52 याद रखिएगा और बीच में सबके पॉइंट लगा दीजिएगा, ईजी है याद
करने में, समझ गए। उसके बाद है फॉस्फेट आयन है। फॉस्फेट आयन क्या है तो 25 से 45 है और बीच में बुनका दीजिएगा, मतलब जो है 2.5 से लेकर 4.5 mg प्रति dl। और ये जो है आपका फॉस्फेट आयन शरीर को चाहिए, तो ये जो है आपका देखिए कैल्शियम वाला यूनिट सेम है यहाँ पे, और इसका आधा कर दीजिएगा तो ये 2.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, समझ गए। फॉस्फेट आयन जो है इतना आपका चाहिए। तो ये तो है आपका आयन सब है जो कि सीरम में मौजूद होता है, तो कितना मात्रा में होना चाहिए देख लिए। एक बार रिपीट कीजिए, सोडियम कितना होना चाहिए 135 से 45 MEU प्रति एल, समझ गए। चलिए क्लोराइड कितना होना चाहिए 96 से 106 MEU प्रति एल। पोटेशियम कितना होना चाहिए 36 से 52 यानी 3.6 से 5.2 MEQ प्रति एल, समझ गए। चलिए कैल्शियम कितना होना चाहिए, चूँकि कैल्शियम हड्डी उड्डी को मजबूत करता है इसलिए ज़्यादा होना चाहिए, तो 8.6 से 10 mg प्रति DL मतलब डेसीलीटर, समझ गए। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होना चाहिए, चूँकि पोटेशियम से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है, मैग्नीशियम से ज़्यादा तो पोटेशियम मजबूत होता है, लेकिन जो है मैग्नीशियम जो है क्रियाशील जो है जल्दी होता है या जलने लगता है, तो खुला छोड़िएगा। तो ये जो है मैग्नीशियम को 1.6 से लेकर 2.6 mg EQ प्रति एल होता है, यह कम ही होगा, पोटेशियम से भी कम होगा, ठीक है। अब चूंकि जो हम लोग देखें वहाँ पे कैल्शियम 8.6 से 10 mg है और उसका mg प्रति DL था, तो यहाँ फॉस्फेट आयन भी सेम जो है यूनिट में होगा, यूनिट सेम होगा, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट आयन है तो आयन चाहिए शरीर को, आयरन वाला, ठीक है। तो ये 2.5 से लेकर 4.5 तक ये होना चाहिए शरीर को, ठीक है, इसके बीच में है तो ठीक है। बाकी इसको आप लोग एक बार जाके rmnursing.blogspot.com पर भी पढ़िएगा ताकि क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये सब जो है आपका अगर टेस्ट आप करवाते हैं कहीं अपने सीरम का तो वहाँ पर ये सब रहता है और आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एक जो है आपको बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बनाएगा, चरित्र बनाएगा कि आप कहीं भी टेस्ट को पढ़ सकते हैं, सीरम के कौन कौन से टेस्ट है आप उसके मात्रा को आराम से जान सकते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलिए तो ये हो गया, हम लोग जान चुके हैं कि सीरम में किसका मात्रा कितना होना चाहिए, तब जाके वो एक संतुलित रहेगा, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में असंतुलन होने पर इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब हम लोग ऊपर जितना सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट ये सब जितना देखे हैं ना, वो सब कमने या बढ़ने से उस सबको कौन कौन नाम से जानते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि सोडियम में कमी को क्या बोलते हैं, सोडियम में वृद्धि को क्या बोलते हैं, पोटेशियम में कमी को क्या बोलते हैं, वृद्धि को क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से सबका केमिकल रासायनिक नाम है, मेडिकल नाम है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम की कमी होता है तो उसको हाइपो, देखिए हम आपको एक बात याद रखिएगा, कमी होगा, कमी को हम बार बार बता चुके हैं, कमी को हाइपो लगा के लिखते हैं, हाइपो, कमी होगा तो हाइपो लगा देंगे शुरू में। अगर वृद्धि होगा यानी तेज होगा तो वृद्धि वाले को जो है हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, हाइपर से लिखते हैं, हाइपर से। ये दोनों जो है फिक्स होता है, समझ गए ना, कमी के लिए हाइपो और वृद्धि यानी अधिक के लिए हाइपर, दोनों समझ लीजिए। और इसके बाद आसान है, जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम का शुरू होता है अक्षर Na से, समझ गए ना, Na से इंडिकेट करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे Na है, समझ गए ना, Na है, इसमें भी Na है, तो समझ जाइएगा। अगर हाइपो लिखा होगा और नेट्रेमिया होगा तो समझ जाइएगा वो सोडियम का Na होता है, इसलिए नेट्रेमिया लिखा है, तो आपका जो है हाइपो मतलब कम यानी सोडियम का मात्रा कम, ठीक है। उसी प्रकार से हाइपर लिखा रहेगा और Na के साथ शुरू हुआ है यानी नेट्रेमिया है, तो मतलब एक क्या हो जाएगा, हाइपर है तो सोडियम की मात्रा अधिक, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम हाइपो और हाइपर सब में आएगा, कम और अधिक के लिए। बाकी यहाँ पे कमी है पोटेशियम का, तो देखिए पोटेशियम को हम लोग के से सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे भी के लिखा हुआ है और कैलेमिया है, ठीक है। पोटेशियम की कमी है तो हाइपो और कैलेमिया, पोटेशियम के लिए यहाँ पे के से शुरू हुआ है और कैलेमिया लिखा है, ठीक है, तो आप याद करना आसान हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। पोटेशियम की अधिकता है तो हाइपर होगा और कैलेमिया होगा, ठीक है। सिर्फ कैलेमिया याद कर लीजिए तो हाइपो और हाइपर लगा दीजिएगा तो कम बेस हो जाएगा, लेकिन बाकी कैल्शियम के लिए सिर्फ कैलेमिया याद रखिए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से जो सोडियम था तो सोडियम के लिए भी नेट्रेमिया याद रखिए, उसमें हाइपो या हाइपर लगा दीजिएगा तो कम बेस हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम की कमी, तो मैग्नीशियम के हम लोग जो है Mg से सूचित करते हैं, Mg से सूचित करते हैं ना, तो ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी Mag लिखा हुआ है, ठीक है, Mag है मैग्नेसेमिया है। मैग्नीशियम की कमी हाइपोमैग्नेसेमिया
अधिकता है तो हाइपर मैग्नीशियमिया, समझ गए। अधिकता में हाइपर और कमी में हाइपो। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशिया यहाँ पे है, मैग्नीशियमिया यहाँ पे भी है, समझ गए, याद रखिएगा। सिर्फ एक याद रखिए कि मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियमिया होता है, सोडियम के लिए नेट्रेमिया होता है। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर क्या देखे हैं, पोटेशियम देखे हैं, तो पोटेशियम के लिए कैलेमिया होता है। तो ये सब सिर्फ याद रखिएगा, तो हाइपो और हाइपर से आप लोग अधिक और कम को पहचान जाएंगे, ठीक है। चलिए कैल्शियम है, देखिए तो हाइपो है कमी के लिए हाइपो, और कैल्शियमिया है, कैल्शियम है तो कैल्शियम को जो है कैल्शियमिया लिखा जाता है, समझ गए ना, कैल्शियमिया। पोटेशियम को कैलेमिया, ये दोनों में कंफ्यूज करता है पोटेशियम को और कैल्शियम को। चूंकि कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं इसलिए यहाँ पे Ca से लिखा हुआ है, Ca से। पोटेशियम को K से सूचित करते हैं इसलिए कैलेमिया लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। कैल्शियम की कमी हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है, और अधिकता तो हाइपर कैल्शियमिया। कैल्शियम के लिए सिर्फ कैल्शियमिया याद रख लीजिए, बाद बाकी समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग फॉस्फेट आयन, वहाँ पे देखे थे कि फॉस्फेट आयन जो है फॉस्फेट आयन 2.5 से जो है कितना होना चाहिए, जितना भी था MgDl था, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉस्फेट वाला है। तो अगर फॉस्फेट शरीर में कमी होता है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, देखिए सब में मिया लगा हुआ है, कैलीमिया, कैल्शियमिया, नेट्रेमिया, सब में मिया जो है लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है। और शुरू का पकड़ लेना है, सोडियम होगा तो Na, कैल्शियम होगा तो Ca, पोटेशियम होगा तो K, फॉस्फेट होगा तो PH। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉमन चीज़ें है। बाकी समझ लीजिए, फॉस्फेट है, फॉस्फेट में कमी तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है। फॉस्फेटेमिया याद रखिए, और कमी होगा तो हाइपो हो जाएगा, और अधिक होगा तो हाइपर हो जाएगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया, समझ गए। तो ये हो गया आपका जो कम और बेस को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो वो चीज़ें यहाँ पे था, दूसरा नाम, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में समझ गए ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भगंदर अथवा वर्णलाल से क्या समझते हैं, इसके कारण, लक्षण, निदान व प्रबंध को समझाए। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है कि फिस्टूला के बारे में बताइए, फिस्टूला के बारे में, फिस्टूला जो है क्या होता है बताइए। और ये जो फिस्टूला है ये आपका वर्ण, इसको व्रणनाल भी कहते हैं, क्या चीज़, व्रणनाल भी कहते हैं, भगंदर इसको बोलते हैं। कारण, लक्षण, निदान और प्रबंध लिखना है, समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ पे फिस्टूला या व्रणनाल होता क्या है, देख लीजिए। फिस्टूला एक असमान नलिका वर्त मार्ग है, यह शरीर के किसी अंग के खोखले स्थान से त्वचा के स्वतंत्र पृष्ठक बन जाता है, ठीक है। अधिकांशतः फिस्टूला मलाशय, रेक्टम तथा नितंबों की त्वचा के मध्य बनता है। जैसे देखिए ये होता क्या है कि फिस्टूला जो है ये जो है आपका जो शरीर का जो नालिकावर्त मार्ग होता है ना, उसमें जो है असमान हो जाता है। जैसे देखिए मलाशय में जैसे ऐसा होता है, ऊपर में ये मलाशय है यहाँ, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को। जैसे ये आपका मलाशय है ना, ये मलाशय है। अब इसी मलाशय में होता यह है कि ये जो है आपका नलिकावर्त जो है, नलिकावत जो है मार्ग बन जाता है। ये जो है अंदर ही अंदर खोखला एक मार्ग बन जाता है। तो जो है यही आपका क्या होता है, फिस्टूला होता है। जैसे देखिए फिस्टूला एक असमान नलिकावत मार्ग है, नलिकावत मार्ग है, मतलब यह क्या है, वैसेल्स बेज है, वैसेल्स ट्यूब के तरह बन जाता है, जो कि असमान रूप से होता है, ठीक है। यह शरीर के किसी अंग के खोखले अंग के स्थान से त्वचा के स्वतंत्र पृष्ठ तक जो है बन जाता है। मतलब ये जो है अंदर ही अंदर एक नलिका की तरह जो है यह क्या होता है, बन जाता है, समझ गए ना। मतलब शरीर के जो भी खोखला अंग होता है वहाँ पे जो है, वहाँ उस अंग से लेकर और त्वचा के जो स्वतंत्र भाग है वहाँ तक यह एक नलिका की तरह, मार्ग की तरह बन जाता है, समझ गए ना। और यही जो है आपका क्या होता है, फिस्टूला होता है, वर्णनाल होता है, समझ गए। अधिकांश फिस्टूला रेक्टम, मलाशय तथा नितंबों की त्वचा, स्किन ऑफ बटक के मध्य बनता है। ये जो है अधिकांशतः मलाशय से लेकर और जो नितंब होता है, बटक जो होता है, उसके आसपास में जो है ये बनता है एक नलिका की तरह, समझ गए ना। जैसे समझिए ये आपका जो है क्या है, नितंब है, समझ गए। और ये नितंब है, यहाँ पे जो है आपका मलाशय होगा, ये मलाशय है, यहाँ पे ये मलाशय है, और यहाँ पे मल द्वार निकलने वाला, ठीक है। तो ये जो आपका नितंब है, ये मलाशय से लेकर यहाँ नितंब के आसपास में एक जो है नलिका की तरह मार्ग बन जाता है, अंदर ही अंदर त्वचा के सतह तक, समझ गए ना। और यही जो है आपका फिस्टूला भगंदर होता है, समझ गए। चलिए
तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे फिस्टूला क्या है। जैसे देखिए आपका शरीर का जिस भी भाग में आपका जो है खोखला होता है, वो शरीर के उस खोखला वाले भाग में होता ये है कि वहाँ से जो है क्या होगा कि एक नली की तरह जो है आपका बनने लगता है धीरे धीरे, और वो जो है त्वचा के जो है जो स्वतंत्र पृष्ठ है, जो लेयर है, वहाँ तक ये बन जाता है। मतलब अंदर ही अंदर समझिए कि एक जो है नली नुमा, एक हल्का सा पतला सा जो है एक नली नुमा घाव की तरह जो है एक बन जाता है, और यही जो है आपका होता है फिस्टूला होता है, भगंदर होता है। समझ गए ना। तो यही जो है आपका जो है इसको व्रण नाल भी फिस्टूला या भगंदर बोलते हैं। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे है अधिकांश फिस्टूला जो है होता है रेक्टम मलाशय में और नितंब की त्वचा के मध्य बनता है। मतलब जो रेक्टम मलाशय होता है और जो नितंब है, जो बटक है, उसके त्वचा के मध्य में बीच में बनता है। समझ गए ना। तो ये चीज़ समझ गए। तो ये जो है आपका हो जाता है फिस्टूला। फिस्टूला के बारे में समझ गए कि फिस्टूला जो है शरीर का एक असमान नालिकावर्त मार्ग होता है। क्या होता है? एक नालिकावर्त, मतलब एक जो है ऐसे नालिकावर्त जो है यह क्या होता है? मार्ग होता है। समझ गए। एक मार्ग बना लेता है अंदर ही, जो कि त्वचा के स्वतंत्र पृष्ठ तक होता है शरीर के खोखले भाग में। ठीक है, समझ गए। चलिए, अधिकांश जो फिस्टूला होता है वह रेक्टम मलाशय से लेकर और जो आपका नितंब, जो आपका बटक है, उसके त्वचा के मध्य तक होता है। समझ गए। चलिए, तो ये फिस्टूला के बारे में समझ गए। फिस्टूला एक नलिकावर्त मार्ग की तरह होता है, ऐसे होता है, ऐसे एक नलिकावर्त मार्ग की तरह जो है आपके त्वचा के अंदर बन जाता है, जो ऊपर से दिखता है स्पष्ट रूप से। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिए कारण। कॉज देखिए इसका होने का कारण क्या होता है। तो टीबी, जिस पेशेंट को अगर टीबी होगा तो उसके अंदर ये जो है आपका हो जाएगा फिस्टूला। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्रोन रोग, मतलब क्रॉन्स रोग जो होता है उसको जो है फिस्टूला होने का डर रहता है, कारण हो सकता है फिस्टूला होने का। ठीक है। परिगुदीय घाव की अनदेखी, मतलब इग्नोरेंस ऑफ पेरिनियल अब्सेंस, मतलब अगर आप इग्नोर करेंगे जो गुद्दीय घाव है, मतलब अगर आप जो है आपके गुद्दा में अगर घाव हो जाता है, मल द्वार में जो आपका घाव होता है, और उसका अगर आप अनदेखी करेंगे तो ये फिस्टूला रूप ले लेता है और वह एक पतला सा नली की तरह बन जाएगा अंदर त्वचा में। समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। तो इग्नोरेंस ऑफ पेरिनियल अब्सेंस, अगर आपके गुद्दा में, रेक्टम में, अगर आपका मल द्वार में जो है एनस में अगर आपका घाव होता है तो उसको अनदेखा नहीं कीजिए, ना तो भगंदर पकड़ लेगा। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है हम बता चुके हैं कि यह जो है बृहदांत जो है बृहदांत शोथ होता है। तो ये है हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है अल्सर हो जाता है, छाला वगैरह अगर पड़ जाएगा तो ये जो है आपका दिक्कत हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद है ये आप देख लीजिए, ये कारण हुआ, इतना कारण में क्या है? टीबी हुआ, क्रोन्स रोग हो जाएगा, इग्नोरेंस ऑफ पेरिनियल अब्सेस, मतलब परिगुदीय घाव की अनदेखी। ठीक है। अनदेखी करेंगे, गुद्दा में जो घाव होगा मल द्वार में, उसमें घाव होगा और उसका अनदेखी करेंगे तो ये कारण बन सकता है फिस्टूला का। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ रहेगा। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हम पढ़ा चुके हैं, जाके आप लोग देखिए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। पूछता है 10 नंबर या 5 नंबर में। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये कारण बनता है फिस्टूला होने का, और सारे कारण हो सकता है बट ये सब इंपॉर्टेंट कारण है, देख लीजिए। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लक्षण है। लक्षण में क्या है? तो सिम्टम्स में अगर किसी को फिस्टूला होता है तो क्या होगा? तीव्र दर्द होगा, एक्यूट पेन होगा, गुद्दा के चारों ओर खुजली और लालापन होगा। जो गुद्दा होगा, चूंकि गुद्दा के आसपास घाव है और वहाँ पे जो है यह पतली नली लुमा बना रहता है त्वचा के अंदर, तो ऊपर से तो खुजलाएगा ही खुजलाएगा, और जब खुजलाएगा तो लालापन होगा ही होगा। तो यही जो है आपका क्या होता है? लक्षण दिखाई देता है। मलाशय से पस निकलना, जो मलाशय होता है वहाँ से पस निकलेगा, चूँकि यह मलाशय से लेकर और आपका जो आपका बटक है उसके त्वचा तक जो है ये फैला रहता है, एक पतली नलिका के मार्ग के रूप में। तो ये जो है आपका वहाँ से पस निकलता है और गुद्दा के चारों ओर खुजलाहट होता है, लालापन हो जाएगा। ठीक है। अवशेष होने पर बुखार रहना, मतलब अगर आपके अवशेष रहेगा तो क्या होगा? बुखार होगा। समझ गए। घाव रहेगा तो बुखार भी होगा। ठीक है। और कब्ज होगा, कब्ज का पेशेंट होगा, मतलब कब्ज हो जाएगा। समझ गए। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है फिस्टूला वाले पेशेंट का। क्या क्या दिखाई देता है? तीव्र दर्द होगा, चूँकि यह एक घाव का रूप रहता है तो दर्द होगा ही होगा। गुद्दा के चारों ओर खुजली और लालापन होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लक्षण है। ठीक है। वहाँ से पस भी निकल सकता है मलाशय से। समझ गए। अवशेष होने पर बुखार होगा, अगर अवशेष है तो बुखार भी होगा, और कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन का समस्या हो सकता है। तो ये सब जो है आपका सिम्टम्स दिखाई देता है फिस्टूला वाले पेशेंट में। समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट अब इसका निदान देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या होगा। तो देखिए जो डायग्नोसिस होता है इसके लिए वो डायग्नोसिस टीएलसी होता है, डीएलसी होता है, ईएसआर होता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। समझ गए क्या? ये सब ब्लड का ही टेस्ट होता है। टीएलसी, डीएलसी और ईएसआर और एचबी ये सब टेस्ट आपका होता है। ठीक है, ये आपका निदान होता है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है यूरिन रूटीन टेस्ट होता है आपका जो है यूआरई यूरिन रूटीन टेस्ट होता है। समझ गए? प्रोटोस्कोपी होता है, मलाशय के जाँच के लिए प्रोटोस्कोपी का यूज किया जाता है, तो ये प्रोटोस्कोपी होता है। और सिग्मोइडोस्कोपी होता है। समझ में ना? सिग्मोइडोस्कोपी हो सकता है। देखिए फिस्टुला जो है आपके शरीर के किसी भी खोखले भाग में हो सकता है। समझ गए? बट जो मलाशय के एरिया में ज़्यादा होता है, एक बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट होता है, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर और एचबी जो है आपका टेस्ट होता है। ठीक है, प्रोटोस्कोपी होता है, सिग्मोइडोस्कोपी होता है। तो ये सब याद रखिएगा इसके डायग्नोसिस में, निदान में, फिस्टुला के व्रण नाल में या भगंदर में। समझ गए? चलिए इसका उपचार क्या होता है तो देख लीजिए। रोगी को अत्यधिक तरल पदार्थ देने चाहिए, चूँकि यहाँ पर जो है पस निकलता है, ब्लडिंग हो सकता है, तो जो है अधिक जो है इसको तरल पदार्थ देने चाहिए। ठीक है, भोजन में पत्तेदार सब्जियाँ का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन रोकने के लिए, कब्ज रोकने के लिए हरी पत्तेदार और फाइबर जो है भोजन देना चाहिए। सब्जी ये सब जो है हरी सब्जी ये सब जो है पत्तेदार साग सब्जियाँ खिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रात को सोने से पहले लिक्विड पैराफिन 2 चम्मच मुंह द्वारा लेना चाहिए। और जो है रात को सोने से पहले पेशेंट को जो है लिक्विड पैराफिन का जो है 2 चम्मच मुंह द्वारा लेना चाहिए। ये जो है आपका उपचार में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा रोगी को सर्जिकल प्रबंध किया जाता है। सर्जन द्वारा ट्रैक्ट को काट कर निकाल दिया जाता है, वह घाव को भरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इस सर्जरी को फिस्टुलोटॉमी कहते हैं। अब देखिए फिस्टुला अगर ऐसे नहीं ठीक हो रहा है तो उसको जो है सर्जरी किया जाता है, और उस सर्जरी को जो है फिस्टुलोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्टुलोटॉमी कहते हैं। और इसमें होता है कि जो ट्रैक्ट होता है उस ट्रैक्ट को जो है काट कर निकाल दिया जाता है और घाव भरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। समझ गए? तो ये आपका सर्जरी होता है फिस्टुलोटॉमी। तो ये जो हो गया आपका 4 उपचार हो गया। इसमें जो है ज़्यादा दवा अगर ये होता है तो दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए इसका सर्जरी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फिस्टुलोटॉमी किया जाता है। इसमें ट्रैक्ट को काट के हटा दिया जाता है और जो घाव होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है भरने के लिए। समझ गए? तो ये आपका सर्जरी विधि है। और बाकी इसको जो है प्रबंध में जो है रोगी को अत्यधिक तरल पदार्थ देते हैं। भोजन में पत्तेदार सब्जियाँ का इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोते समय लिक्विड पैराफिन का 2 चम्मच मुँह में लेना चाहिए। समझ गए? तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। और लास्ट में इसका सर्जरी होता है जिससे फिस्टुलोटॉमी कहते हैं, जिसमें ट्रैक्ट को काटकर हटा दिया जाता है और घाव को खुला छोड़ दिया जाता है। तो फिस्टुला समझ गए? फिस्टुला क्या होता है कि फिस्टुला एक जो है नलिका की तरह बन जाता है, मार्ग बनता है, जो आपके यहाँ से जो है ब्लड प्रस वगैरह निकलता है। ये आपके जो है मलाशय के एरिया से लेकर और जो गुद्दा जो आपका नितंब है, बटक है, उसके स्किन के सतह तक जो है ये होता है, ऊपरी स्किन के सतह तक, जो आपको ऑटोमेटिक देखता भी है कि आपके थोड़ा सा छोटा एरिया में स्किन में थोड़ा सा जो है ऐसे सांप की तरह ऐसे ऐसे जो है दिखेगा, ऐसे ऐसे। और वही जो है आपका भगंदर रहता है। ठीक है, जो कि स्किन को जो है ऐसा टेढ़ा एढ़ा जो है हल्का नलिका पतला जो है उठा हुआ दिखेगा। जैसे नस नहीं होता है, नस जो देखते हैं ना कि स्किन के ऊपर उठा हुआ है, तो उसी प्रकार से जहाँ भगंदर होगा तो उसी प्रकार से स्किन भी जो है उठा हुआ हल्का नस की समान लगेगा। और यही जो है आपका क्या होता है, भगंदर होता है। वहाँ से पीप वगैरह पस वगैरह आ सकता है। तो ये सब जो है आपका इसमें दिखाई देता है। समझ गए? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो। बाकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसका जो है आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद है। और आप लोग rmnursing.blogspot.com पर जाकर जरूर पढ़िएगा जितना तो उतना मजा आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।